नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। चाय पर समीक्षा हमारा ये कार्यक्रम है और बहुत दिनों के बाद स्टूडियो में स्वागत कर रहे हैं हम अपने संपादक नीरज कुमार दुबे का। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। और आप स्टूडियो में आए सर, पूरा देश का दौरा किया आपने, हमारा एग्जिट पोल भी आ चुका है और आपने बता भी दिया होगा, हमारे दर्शक देख भी लिए होंगे, और नहीं देखा होगा तो आप लोग हमारे साइट पे जाके या यूट्यूब चैनल पे जाके उसको देख भी सकते हैं। हम बाकी एग्जिट पोलों पर आए, चुनावी संभावित नतीजे क्या होंगे उसकी चर्चा करें, लेकिन शुरुआत हम कांग्रेस पार्टी से और इंडिया गठबंधन से करना चाहते हैं। शिकायतों का अंबार है, इलेक्शन कमीशन से मिलने जा रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि अमित शाह ने 150 डीएम को कॉल किया, दावा कर रहे हैं कि 295 सीटों से ज़्यादा हो सकती है, कम का कोई सवाल नहीं है। हमने तमाम नेताओं को, अपने जो हमारे जनबंधन के नेता हैं उनसे हमने बातचीत किया है और हम 295 से कम नहीं आ रहे हैं। तो फिर सर इस आत्मविश्वास की वजह क्या है? अगर 295 को लेकर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो फिर अभी से ही इस तरीके की बातें कहना कि छल हो रहा है, एजेंडा चलाया जा रहा है, डराने की कोशिश की जा रही है, ये दोहरी नीति क्यों? देखिए ऐसा है कि अब एक तो आपने एग्जिट पोल की बात करी, तो एग्जिट पोल के जो परिणाम है सबके सामने आ चुके हैं। देश जान चुका है कि संभावित चुनाव परिणाम क्या हो सकते हैं। सीटों का आंकड़ा क्या होगा ये तो 4 दिन को पता चलेगा, लेकिन एक तस्वीर सभी एग्जिट पोलों की 350 से 400 के बीच में सभी एग्जिट पोलों की ये तस्वीर बता रही है कि एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है 3.0 जी। अच्छा, ये जो मोदी सरकार बनने जा रही है तीसरी बार, ये सिर्फ एग्जिट पोल बता रहे हो ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले भी इसी तरह का माहौल था देश में। तो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसको लेकर कोई भी किसी के भी मन में कोई शंका नहीं थी। लेकिन किंतु परंतु अब सवाल नहीं है जी। तो अब क्या था कि वो 400 पार क्या कर जाएंगे, सवाल ये था कि क्या 400 पार कर जाएंगे। सवाल ये था ही नहीं कि वो सत्ता में आने जा रहे हैं या नहीं आने अच्छा जा सर, रहे हैं। एक सवाल, क्योंकि आपने भी एग्जिट पोल दिया है, मतलब आपने क्या, हमारे चैनल ने भी एग्जिट पोल दिया है, बीजेपी वालों का कॉल तो नहीं आया था आपके पास? जी बिल्कुल। ये देखिए, ये एक जो इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, बहुत आसान होता है किसी को भी गोदी मीडिया कह देना, बहुत आसान होता है किसी को भी कह देना कि भैया आपने ये जो एग्जिट पोल है ये पैसे लेके बनाया है या आपने अपने कुछ हिसाब से बना दिया। लेकिन हमने देखिए पूरा जो एग्जिट पोल बनाया, हमने कोई हेलीकॉप्टर से यात्रा नहीं की, हमने कोई डेस्क पे बैठ के रिपोर्ट नहीं बनाई, हमने ज़मीन पर जाकर और हज़ारों लोगों से सीधे बातचीत की है। नेताओं से ज़्यादा हम जनता तक पहुँचे और लगभग 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा की हमारी यात्रा रही। 2.25 महीने का हमारा सफ़र रहा और इस दौरान हमने बहुत से लोगों से बातचीत करके सभी मुद्दों को समझ के तब जाके ये रिपोर्ट बनाई है। और मुझे लगता है कि जो आंकड़ा अंतिम आएगा, जो नतीजे आएंगे, लगभग इसी के आसपास बैठेंगे। आपने जहाँ तक कांग्रेस की बात की है, तो आपने देखा कि जिस दिन मतदान खत्म हुआ, बल्कि खत्म भी नहीं हुआ था, उससे ठीक पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक शुरू हो गई थी। और आपने जो विजुअल्स देखे होंगे, जो फोटो ऑप होता है जब सारे नेता बैठे हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि शायद किसी मातम में बैठे हुए हैं, क्योंकि किसी के भी चेहरे पर खुशी नहीं थी, सबके चेहरे लटके हुए थे। आपने अगर नहीं देखा हो, दर्शकों ने भी हमारे, तो एक बार आप वो विजुअल्स देखिए। जो मतदान 1 जून को जब चल रहा था, उस दौरान जो इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी, जरा आप वो विजुअल्स देखिएगा। और मैं हमारे जो वीडियो एडिटर हैं, अगर वो चला सकें तो बिल्कुल, हम वीडियो एडिटर से कहेंगे कि उसको लगा दीजिए और स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं इसको। तो आपको देखिएगा कि वो सब मातम में बैठे हुए हैं, चिंतित हैं कि अब क्या होगा, ये क्या हो गया, इस टाइप के आपको उनके हाव भाव दिखेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ जिसका सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, नरेंद्र मोदी, वो कन्याकुमारी में ध्यान में लीन है, उनको चिंता ही नहीं है। उनको इस बात का कोई वही नहीं है कि कोई बैठक करके मैं देखूं कि यार क्या परिणाम रहने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री 7-8 बैठकें कर रहे हैं, उसमें से एक भी बैठक चुनाव परिणाम क्या होंगे, आगे की स्थिति में क्या कर रहा है, इससे संबंधित एक भी बैठक नहीं है। बैठक किस लिए है कि कहीं पर बाढ़ आ गई तो उसको कैसे देखना है, हीट वेव की जो स्थिति है उसको कैसे देखना है, बंगाल का साइक्लोन का जो
साइक्लोन है उसको कैसे देखना है। तो इस तरीके से जो देश के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे इस समय हैं उससे संबंधित सारी बैठकें, एक भी बैठक इस बात के लिए नहीं हो रही है, अब तक नहीं हुई है चुनाव मतदान होने के बाद से अब तक कि भाई आगे हमारी क्या सरकार होगा, आ रही है नहीं आ रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको अपने कामकाज पर विश्वास है। प्रधानमंत्री के पास देखिए जो फीडबैक लेने के बहुत सारे रास्ते हैं। प्रधानमंत्री का अपना एक ऐप है, प्रधानमंत्री के अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उस पर आते हैं। प्रधानमंत्री अपने टीम के जरिए लोगों से क्या चल रहा है उस पर ध्यान रखते हैं, लोगों से सीधा संवाद भी करते हैं, समाज के विभिन्न वर्गों से मिलते हैं, उनसे प्रतिक्रियाएं लेते हैं। और उनका एक जो लंबा राजनीतिक अनुभव है, चाहे 13 साल वो मुख्यमंत्री रहे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, और उससे पहले वो संघ के प्रचारक रहे, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रहे, तो उस नाते उनका एक लंबा अनुभव है। तो लंबा अनुभव होने की वजह से उनको पता है कि जनता में क्या चल रहा है, और उनको ये भी पता है कि जनता ने के बीच उन्होंने क्या काम किए हैं, और जो कामकाज रहा है उसके प्रति जनता क्या सोचती है, जो लाभार्थी वर्ग है वो कितना बड़ा है उनकी योजनाओं का। तो उस नाते उनको विश्वास है कि वो एक बार फिर सत्ता में आ रहे हैं, और अगली जो ये सरकार है, ये सरकार कौन से बड़े काम करेगी, ये सरकार भारत को कैसे आगे बढ़ाएगी, ये सरकार 2047 तक का जो भारत है उसको किस तरीके से विकसित बनाने का अब आधार तैयार करेगी, इसके लिए वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए उन्होंने कन्याकुमारी में ध्यान लगाया। तो ये चीज़ स्पष्ट है कि एक तरफ आत्मविश्वास पूरा है, दूसरी तरफ कह सकते हैं कि हैरत में हैं लोग कि अब क्या होगा, अब क्या करें, आगे क्या भविष्य क्या होगा, इस बात की चिंता है। और जब ये इस बात की चिंता है तो अब हमें चुनाव परिणाम वाले दिन क्या कहना है। तो चुनाव परिणाम वाले दिन हमें ये करना है कि हमको फिर से ईवीएम पर सारा ठीक है। हम तो 295 जीत रहे थे, ईवीएम में ये हो गया। तो आप कह रहे हैं कि ये सारा का सारा जो एग्जिट पोल है, ये सारा का सारा माया जाल है। ऐसा ही आपने जो अभी हाल के विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय भी इन्होंने ऐसा कहा था, उस समय भी बहिष्कार जैसी बात आई थी, हालांकि अभी बहिष्कार इन्होंने वापस लिया, ये देख के कि कहीं उल्टा ना पड़ जाए। तो इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं कि हम ये कह सकें कि जैसे इन्होंने उस समय चुनाव के दौरान चलाया कि भैया संविधान और लोकतंत्र को खतरा है, तो अब ये ईवीएम पर आएंगे। लेकिन ईवीएम पर ये हमले कितने भी कर लें, लेकिन ईवीएम को संदेह के घेरे में इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि आप बार बार कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से आपको झटका लगता है क्योंकि ईवीएम सही है, आपकी मंशा गलत है, आपकी नीयत गलत है। उसी ईवीएम से जब आप चुनाव जीतते हैं तब सब कुछ सही होता है, उसी वो ईवीएम से अगर आप हार जाते हैं तो आपके लिए ईवीएम खराब हो जाती है। जयराम रमेश का जहाँ तक आपने बात की कि 150 अधिकारियों के साथ गृहमंत्री ने बैठक की, तो निर्वाचन आयोग ने जवाब मांगा है कि आप इस बात के तथ्य प्रस्तुत कीजिए, और आज शाम तक ही 7 बजे तक शायद उनको तथ्य देने कि आपको कहाँ से पता लगा कि आप किस आधार पर कह रहे हैं कि 150 जिलाधिकारियों के साथ गृहमंत्री ने बैठक की है। और ये बात सबको पता है कि जब आचार संहिता लगी है, चुनाव चल रहे हैं, तो बहुत सीमित अधिकार हो जाते हैं सरकार के पास। बिल्कुल, निर्वाचन आयोग को सारी जानकारी देनी पड़ती है, निर्वाचन आयोग को विश्वास में लेना पड़ता है। तो गृहमंत्री ने अगर बैठक की भी होगी तो मुझे लगता है कि इस संदर्भ में की होगी कि वो साइक्लोन आया है तो वहाँ पर स्थिति क्या है, वो अगर वहाँ पर कहीं कोई दुर्घटना हो गई है तो वहाँ पर स्थिति क्या है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप जो आरोप लगा रहे हैं कि 150 जिलाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक कर ली है और चुनाव को लेकर शायद उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। तो ये जयराम रमेश जी ने खासतौर पर इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आपने देखा होगा कि उनके ट्वीट्स थे, सोशल मीडिया पोस्ट से वो लग रहा था कि एक बौद्धिक व्यक्ति की जो क्षमता थी, उनकी बौद्धिक व्यक्ति की जो उनकी छवि थी, वो शायद अबौद्धिक के रूप में अब वो अपने आप को प्रस्तुत हाँ, जयराम रमेश ने कहीं पार्टी के लिए प्रचार भी नहीं किया, सिर्फ वो ट्वीट मास्टर बनकर इस चुनाव में रह गए हैं। जी। और मुझे लगता है कि जो अभी हार का ठीकरा फूटना है मल्लिकार्जुन खड़गे पर और ये जयराम रमेश पर। जयराम रमेश आज जितने ट्वीट और पोस्ट कर रहे हैं, आप देखिए कि चाहे गुलाम नबी आज़ाद छोड़कर पार्टी गए हों, चाहे और अन्य नेता पार्टी छोड़कर गए हों, उन्होंने इन्हीं जयराम रमेश पर निशाना साधा है। अभी आप देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता, चाहे वो गौरव वल्लभ हों, रोहन गुप्ता हों, चाहे वो एक वो महिला थी खेड़ा जी, तो वो आई हो, तो उन्होंने सबने जयराम रमेश पर आरोप लगाए हैं। तो जयराम रमेश, हाँ, राधिका खेड़ा, तो जयराम रमेश जिस तरीके से पूरे पार्टी पर कब्जा किए हुए हैं और जिस तरीके का नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं, वो कांग्रेस को बैकफुट पर ले जा रहा है और ये कांग्रेस के लोगों को अब समझ में आ जाएगा चुनाव परिणाम के बाद। बिल्कुल। और ये जो चुनाव परिणाम है, देखिए इसमें हमको ये भी देखना होगा कि कांग्रेस का जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से विफल रहा था। कांग्रेस का जो, ठीक है कि हमको सोशल मीडिया पर, जैसे मैंने देखा कि चुनाव मतदान के ठीक बाद
कांग्रेस की जो डिजिटल विभाग की जो प्रमुख हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने दावा कर दिया कि भाई हमारे जो ट्विटर पे इतने इम्प्रेशंस रहे, बीजेपी के इतने रहे, हमारे यूट्यूब पे इतने मिलियन व्यू रहे, कांग्रेस के और बीजेपी के तो सिर्फ इतना ही रहे। इस तरीके का उन्होंने आंकड़ा प्रस्तुत किया था। तो देखिए, सोशल मीडिया पर सरकार नहीं बनती है। सोशल मीडिया पर आपने बड़ी प्रभावी ढंग से अपनी पार्टी का पक्ष रखा, सब चीज़ें रखी, वो बात ठीक थी, लेकिन ज़मीन पर आपका कुछ नहीं था। ज़मीन पर आपके कार्यकर्ता नहीं थे। आपके कार्यालय में जाओ, हमने देशव्यापी यात्रा की है तो हमने देखा है कि आपके कार्यालय 6 बजे बंद हो जाते हैं, आपके कार्यालय में रविवार को छुट्टी रहती है, आपके कार्यालय में लोग नहीं होते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस इस तरीके के भी दिखाए कि कांग्रेस के कार्यालयों में नीरसता सी पसरी हुई है, वहाँ पर कोई है ही नहीं, वहाँ पर कोई बताने वाला नहीं होता। तो दिल्ली में बैठकर कि नहीं हमारी 295 सीटें आ रही हैं, ऐसे नहीं होता। 295 के आप तो 543 कह दीजिए ऐसे तो, कि हमारी 543 आ रही हैं। जमीन पर आप थे ही नहीं। आप चुनाव, आपकी पार्टी चुनाव लड़ ही नहीं रही थी। आपकी पार्टी के जो पोलिंग बूथों पर, आपकी पार्टी के बहुत हमने राज्यों में देखा कि वहाँ पर इनके बस्ते नहीं लगे हैं पोलिंग बूथों पर। तो आप चुनाव जीतेंगे कैसे? आपकी पार्टी नीचे है ही नहीं। आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो छोड़ जा रहे हैं। मैं ऐसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि इन्होंने जो बात चुनाव के दौरान कहते रहे कि हमको संविधान और लोकतंत्र को खतरा है, और जिस तरीके का सूरत में जिस तरह से वो कांग्रेस कैंडिडेट ने अपना पर्चा वापस लिया, निर्विरोध निर्वाचन वहाँ पर हुआ, इंदौर में हुआ, वहाँ पर हमने देखा कि पुरी में कांग्रेस के एक प्रत्याशी महिला ने कहा कि पैसा नहीं है तो मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, तो दूसरे को इसी को टिकट दिया। तो ये जब वाकई सामने आए तो एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया कि देखिए लोकतंत्र को खतरा है, अभी बीजेपी डरा रही है, बीजेपी डरा कर वो कर रही है, और आगे ऐसा अगर ये फिर से आ गए तो फिर तो सारे 543 पे ऐसा होगा। लेकिन हमने पाया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमको कई ऐसे केंद्रीय मंत्री, हमको कई ऐसे बड़े नेता बीजेपी के मिले जिनको ये ऑफर कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने किया था कि आप चाहें तो हम बैठ जाते हैं। तो लेकिन उन्होंने मना किया। एक बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने मना किया, नहीं आप चुनाव लड़िए, मैं नहीं चाहता कि आप बैठें। तो ये एक नया प्रचलन शुरू हो रहा है जो कि कांग्रेस की तरफ से शुरू हो रहा है, और ये मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए ज़्यादा खतरा है कि आप विपक्ष की पार्टी से टिकट ले आइए, आपने टिकट ले लिया, उसके बाद आप सत्ता पक्ष के को ऑफर कीजिए कि मैं बैठ जाता हूं, आप बताइए क्या करेंगे मेरे लिए। और सत्ता पक्ष को लगता है कि ठीक है मुझे निर्विरोध ही निर्वाचित हो जाना है, तो आपने उसको जो डिमांड पूरी कर दी और आप निर्विरोध निर्वाचित हो गए। या आपने, जैसा कि कई लोगों ने मुझे कहा कि हमको ऑफर हुआ था कांग्रेस की तरफ से कि हम बैठ जाते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं आप चुनाव लड़िए, तो या तो वो स्थिति हो जाती है। तो ये खतरनाक प्रचलन जो है ये कांग्रेस की तरफ से शुरू हो रहा है, और ये देखना होगा कि हमको इस बुराई को, क्योंकि अब ये पनप रही है, इसको यहीं पर दबाना पड़ेगा। अगर इस बुराई ने जोर पकड़ा तो हमारे लोकतंत्र को असली खतरा इससे और बड़े राज्यों में कांग्रेस है कहाँ पे? है ही नहीं। दूसरों के कंधे पे, क्षेत्रीय दलों के कंधों पर आप सवार हो रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी है। बड़े राज्य क्यों, हम छोटे राज्य की बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में, राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर पहुंचे थे, लेकिन वहां पर एक सीट जीत पाए हैं। आप देखिए कि जो विधानसभा में, जहां पर जिस राज्य में इन्होंने 60-65 साल तक शासन किया, आज वहां पे कांग्रेस का एक विधायक है। तो वो देखना होगा कि मैं अरुणाचल प्रदेश क्योंकि गया था, मैं वहां की राजनीतिक परिस्थिति, अभी विधायक है या नहीं है, क्योंकि आखिरी परिणाम आने बाकी हैं, ये भी है। हाँ नहीं, और उसमें वो जो जीते हैं व्यक्ति, वो कितने दिन तक कांग्रेस में रहेंगे? नहीं, कांग्रेस में रहेंगे तो जाएंगे ही जाएंगे। और दूसरा क्या था कि एक चीज और थी कि वो अपने छवि के बलबूते जीते हैं या पार्टी के बलबूते जीते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और चूंकि अरुणाचल प्रदेश की बात चल रही, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अरुणाचल प्रदेश में हमने देखा कि वहाँ पर बीजेपी ने प्रचार तो चलिए चुनाव के घोषित होने के बाद शुरू किया था कि ठीक है हमारा ये मैनिफेस्टो है, या हमने पूर्व की सरकार के दौरान ये सब किया। लेकिन उससे पहले अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त अरुणाचल एक अभियान चलाया, और उसके जरिए जैसे आप देखते हैं ना कि कोई एक लोग अपना रैली निकाल रहे हैं, या मान लीजिए कि कोई एक अपनी पदयात्रा निकाल रहे हैं कि भाई इस इलाके में कि हम ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे, या हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो उसमें वो सब चीज़ें नहीं, आइए जितने कांग्रेसियां हमारे साथ शामिल हुई है, तो उसमें उस पदयात्रा में या उस रैला में वो सारे जो कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सब सम्मिलित होते रहते थे। तो इस तरह से एक कांग्रेस मुक्त अभियान जो चलाया था, मुझे लगता है कि बीजेपी ने 2 जीत हासिल की हैं आज। एक जीत हासिल की है कि वो लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी है, और पहले से ज़्यादा अच्छी सीटों की संख्या के साथ लौटी है। और दूसरा ये था कि जो कांग्रेस मुक्त अरुणाचल का जो अभियान चला था, उसकी भी सफलता है, क्योंकि एक विधायक जीता है। तो आप देखिए
कि किस तरीके का माहौल है। तो आप ना छोटे राज्यों में हैं, ना बड़े राज्यों में हैं, और आप कहते हैं कि 295 सीट, बहुत हैरत की ना बात है। 3 में है ना 13 में है, और जो कह रहे थे कि मणिपुर का इम्पैक्ट होगा, जी, जी, जी। वो ना एग्जिट पोल में दिखा और ना अरुणाचल प्रदेश के परिणाम में दिखा। जी। सर, अब चूंकि भाजपा पर हम आते हैं, और मोदी जी, ऐसा लगता है कि मोदी जी ने कहा था कि मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूं, लेकिन उनकी भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही है। खैर, आखिरी परिणाम 4 तारीख को पता चलेगा। दक्षिण भारत, सब हर ओर चर्चा हो रही है दक्षिण भारत की। बीजेपी ने दक्षिण भारत में कमाल कर दिया, कोस्टल रीजन्स में कमाल कर दिया। आप बंगाल से लीजिए, कोस्टल रीजन शुरू करते हैं। बंगाल में एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। उड़ीसा में बीजेडी की तुलना में बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। तेलंगाना में स्थिति बीजेपी की बेहतर है, बहुत बेहतर है 2019 की तुलना में। आप आंध्र प्रदेश ले लीजिए, समय पर किसके साथ गठबंधन करना है ये नीति बीजेपी ने समझी, और विकल्प उसके पास दोनों और थे, लेकिन टीडीपी के साथ जाना बेहतर समझा और अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में भी बीजेपी ने छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया, एआईडीएम के साथ जाना सही नहीं समझा, और कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज में इजाफा हो रहा है। कई चैनल्स तो बता रहे हैं कि खाता भी खुलेगा। केरल की भी स्थिति ठीक ऐसी ही है कि केरल में भी बीजेपी का खाता खुलता दिखाई दे रहा है बहुत सारे एग्जिट पोल में। तो कोस्टल रीजन, खास करके पूर्वी क्षेत्र और दक्षिण, ये भाजपा ने किस रणनीति के तहत फतेह करने की कोशिश की है? देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, चाहे हम बात कर लें उड़ीसा की, बात कर लें बंगाल की, बात कर लें तमिलनाडु की, बात कर लें, मैं इसमें पंजाब भी जोड़ना चाहूँगा। हाँ, है ना? पंजाब आप पंजाब जोड़ भी जोड़ना सकते हैं, चाहूँगा, बिल्कुल। क्योंकि इन चारों राज्यों में हमें एक लहर सी दिखी और क्रांति सी दिखी, जहाँ और बीजेपी की पहले जी, से बहुत पैठ नहीं रही जी है। बिल्कुल। और अभी पंजाब में तो आप देखें कि 3-4 महीने पहले अगर हम देखें तो किस तरीके की नाराजगी थी लोगों में, लेकिन आज जब हम पंजाब में देख रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि बीजेपी 4 से 6 सीटें जीत सकती है। जिस तरीके का भगवंत मान सरकार के खिलाफ वहाँ नाराजगी है, जिस तरह से कांग्रेस ने कई बड़ी गलतियां करी हैं, अपने उन्होंने जो बड़े सुरमा तो उतारे हैं, लेकिन उनको उनके क्षेत्र से नहीं उतारकर दूसरी सीट से चुनाव लड़वा दिया है। तो वो एक नेगेटिविटी वहाँ पर जा रही है उनके प्रत्याशियों के खिलाफ। और बीजेपी का कैडर, देखिए जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर बीजेपी समर्थक थे, लेकिन बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती थी वहाँ पर 13 सीटों पर, तो 3 ही सीटें उनको अकाली दल के साथ गठबंधन के तहत उनके खाते में आती थी। तो वो बाकी सीटों पर उनका अच्छा प्रभाव दिख रहा है। और खासतौर पर जो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के अभी निवर्तमान सांसद बीजेपी में आकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका अपना भी एक रुतबा है, और तो वो बीजेपी को फायदा देने जा रहा है। मुझे लगता है कि 4 से 6 सीटों पर बीजेपी अगर जीतती है तो अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी। और लोकसभा चुनाव से ज़्यादा बीजेपी तैयारी कर रही थी 2027 की, क्योंकि अभी 13 सीटों पर जो कमल का जो चुनाव चिन्ह है वो सभी पूरे पंजाब में पहुंच गया है। तो 2027 का जो चुनाव है वो विधानसभा चुनाव, वो एक बड़ी बात होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार ने बिजली बिल 200 यूनिट माफ करने के अलावा कोई वादा पूरा नहीं किया है। पंजाब में त्राहिमाम की स्थिति जैसी हमारे को बहुत सारे लोगों ने किसान बताया। फैक्टर है क्या? जो किसान फैक्टर देखिए किसानों गाँव में का है। आंदोलन चल रहा है, जो किसान फैक्टर गांव में है, और लेकिन गांव में भी जो अब मतदाता समझ चुके हैं, क्योंकि देखिए अगर कोई आंदोलन लंबा चले, अगर कोई एक मांग लंबी चले, तो उससे लोग भी ऊब जाते हैं कि यार ये क्या बोलते हैं, जो सरकार भी तो कह रही है तो जरा उनकी भी सुन लें। अब वहाँ पर देखिए हमने पंजाब में जो देखा वो ये था कि हमको भी तरक्की करनी है। उत्तर प्रदेश देखिए कितना अच्छा हो गया, गुजरात देखिए कितना अच्छा है। तो उनको लगता है कि बीजेपी रूलिंग जो स्टेट्स हैं वो कितना आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, हमारे को नशा बंदी जो नशाखोरी जो है, एक जो समस्या जिसके लिए बोला गया था कि आम आदमी पार्टी सरकार बन जाएगी तो हम उसको मुक्ति दिला देंगे, वो समस्या और बढ़ गई है। अच्छा, आप जो देखिए वहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत निराश है, वो अपना जो व्यापार है वो हरियाणा ले जा रहे हैं या कहीं और ले जा रहे हैं, बेहतर सुविधाएं हैं, कानून व्यवस्था अच्छी है, लूट खसोट नहीं है। तो इस तरीके के जो लोगों ने बताया मुझे, एक कुछ महिलाओं ने कहा कि आप मोदी जी से कहिए कि वो 6 महीने के लिए सीएम बना दें योगी जी को हमारे पंजाब का, ताकि हमारा पंजाब भी ठीक हो जाए। मैं जब पटियाला के मतदान केंद्रों पर था 1 तारीख को, जब वहाँ पर मतदान हो रहा था, महिलाओं ने कहा कि हमको मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए, हमारे माँ बाप ने जैसा जीवन सरकारों पर निर्भर रह के गुजार दिया, हमको वैसा कुछ नहीं चाहिए, हमको आत्मनिर्भर बनना है, हमको आत्मनिर्भर बनाइए, हमारे को ये आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं चाहिए। मतदान केंद्र पर लोग इस तरीके की बातें कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि कितना गुस्सा था आम आदमी पार्टी के खिलाफ। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में देखिए जो हमने वहाँ पर समझा कि जो मध्यम वर्ग है, उच्च वर्ग है, उनमें से अधिकांश बीजेपी के साथ हैं।
लेकिन जो गरीब आदमी है वो नवीन पटनायक के साथ है, क्योंकि नवीन पटनायक सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उसका लाभ उनको मिल रहा है। नवीन पटनायक ने एक और वादा कर दिया इस चुनाव में कि जुलाई से आपका बिजली बिल नहीं आएगा, वो काफ़ी प्रभाव डाल रहा है वो। अच्छा, दूसरा क्या है कि वहाँ के लोग मन में रखते हैं कि हमारे मन में दो लोग नेता हैं, मोदी जी हैं और नवीन पटनायक हैं। उनका ये कहना है कि हमको वहाँ मोदी जी चाहिए या नवीन पटनायक चाहिए। और वैसे भी अगर दिल्ली में मोदी जी को कोई दिक्कत आएगी लोकसभा में, राज्यसभा में, तो हमारे नवीन बाबू पूरा सहयोग कर देंगे। तो उनको ये विश्वास है। अच्छा, वहाँ पे लोग, अभी हमने देखा था चुनाव से ठीक पहले मोदी जिस तरीके से नवीन पटनायक की तारीफ कर रहे थे, नवीन पटनायक मोदी की तारीफ कर रहे थे, तो लोग जानते हैं, सब चीज़ें समझते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी और नवीन जी बहुत अच्छे दोस्त हैं, चुनाव के दौरान लड़ रहे हैं बस। तो जनता सब जानती है। और उड़ीसा में बीजेपी, मुझे लगता है कि शायद अब पिछला जो चुनाव था उसमें 8 सीटें थी, इस बार 12-15 हो सकता है 17 तक भी चली जाए। बीजेपी को लोकसभा में अच्छी सीटें मिल रही हैं। विधानसभा में मुझे ऐसा लगता है कि शायद नवीन पटनायक फिर से आ सकते हैं और वे नया इतिहास होगा। पवन कुमार चामलिंग का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे वो। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, देखिए पश्चिम बंगाल में तृणमूल शासन के प्रति नाराजगी थी, क्योंकि 13 साल लगभग हो चुके ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री रहते 2011 से हैं जी। तो और इसके अलावा अगर हम देखें बहुत सारे मुद्दे, जैसे सीए के तहत प्रमाण पत्र लोगों को नागरिकता के मिलने शुरू हो गए, लोगों में वहाँ पर आस जगी है। और जिस तरीके का भ्रष्टाचार हम देख रहे हैं कि पिछले, आप देख लीजिए, जब से तृणमूल की अभी सरकार बनी है पिछली वाली, उसके बाद राजनीतिक हिंसा हुई, उसके बाद जिस तरीके से अभी संदेश खाली का मुद्दा था, और जिस तरीके से वहाँ पर लगातार नोटों के ढेर वाले जो वीडियो सामने आते हैं, तो उससे पश्चिम बंगाल सरकार की छवि पर बहुत विपरीत असर पड़ा है। और बीच के अलावा बीजेपी ने, और ख़ासतौर पे बीजेपी ने वहाँ पर संगठन के स्तर पर जो नियुक्तियाँ की, चाहे सुनील बंसल हों, चाहे और भी जो पदाधिकारी हों, उन्होंने रणनीति बनाकर पिछले 1.5-2 साल से काम किया है। और उस रणनीति का असर दिख रहा है कि बीजेपी इस बार बहुत अच्छी सीटें लेने आ रही है। पिछले बार का जो 18 सीट था, हमारा अपना आकलन है, हम बहुत सारे बंगाल के इलाकों में घूमे, लोगों में नाराजगी है पश्चिम बंगाल सरकार के प्रति। और जिस तरीके से वहाँ पर अर्धसैनिक बलों की जो तैनाती है, और अभी आप देखिए कि जो तैनाती है चुनाव परिणाम के बाद भी 10-12 दिन तक रहेगी वहाँ पर, क्योंकि राजनीतिक हिंसा से प्रभावित रहा है पश्चिम बंगाल। तो वहाँ पर जिस तरीके से खासतौर पर आपने देखा कि रामनवमी पर दिक्कत हो जाती है या अन्य हिंदू त्योहारों पर दिक्कत हो जाती है, तो इसको लेकर जो हिंदू मतदाता हैं वो नाराज हैं। और मुझे लगता है कि बीजेपी पिछली बार के 18 से इस बार 22 से 25 पे जा सकती है, और हो सकता है बीजेपी का जो लक्ष्य है 30 वो भी हासिल हो जाए। तो कोई पोलराइजेशन हुआ है, पोलराइजेशन बहुत अच्छा खासा हुआ वहाँ पर। और कोलकाता शहर में भी बीजेपी नॉर्थ की सीट इस बार जीतने की स्थिति में दिख रही थी। और तमिलनाडु की बात करें तो देखिए, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति से लोग अब ऊब चुके हैं। लोगों को एक नया चेहरा मिला है, अन्नामलाई। अन्नामलाई का जो वहाँ पर हमने क्रेज देखा वो गजब था। बीजेपी को स्थानीय स्तर पर एक ऐसा चेहरा मिल गया है जो उस पार्टी को आगे तक ले जा सकता है। हमने अन्ना द्रमुक के लोगों से बातचीत की, द्रमुक के लोगों से बातचीत की, दोनों ही अन्नामलाई का नाम सुनकर खुश हो जाते हैं। हाँ, फ्यूचर सीएम ऐसे करते हैं। तो उनको पता है कि फ्यूचर में यही आदमी बनना है। और जिस तरीके से वो सादगी स्वरूप रहते हैं, मैंने देखा कि वहाँ पर बीजेपी के कार्यालय में लोग, बहुत सारे लोग उनके साथ सेल्फी लेने आते हैं। अन्नामलाई ने जब तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष बने, तो उन्होंने पूरे देश में, अगर बीजेपी के हम कार्यालयों की बात करें, तो एकमात्र ऐसा बीजेपी कार्यालय है जिसमें आप घुसते हैं तो आपको भारत माता की बहुत बड़ी मूर्ति और तमिल माता की बहुत बड़ी मूर्ति, 2 मूर्तियां साथ में हैं। ऐसा कहीं हमको और स्टेट में देखने में भारत माता की रहती है, लेकिन वहाँ पर भारत माता और तमिल माता दोनों की बहुत बड़ी विशालकाय और आकर्षक दिव्य भव्य मूर्तियाँ हैं। तो उन्होंने एक जो राष्ट्रवाद है, जो उसके अलावा जो इस तरीके का हम क्या अपने राज्य के लिए कर सकते हैं, उसका एक भाव पैदा किया है। युवाओं में उनके लिए क्रेज है। और दूसरा, जिस सादगी के साथ वो रहते हैं उसको बहुत लोग पसंद करते हैं। और तीसरा क्या है कि इस चुनाव में बीजेपी का प्रयास रहा, देखिए कोई एकदम से सत्ता में नहीं पहुंचता है, बीजेपी का प्रयास रहा है कि अभी हम एआईडीएमके की जगह लें, उसके बाद फिर डीएमके की जगह ले पाएंगे। तो वहाँ पर देखिए कि जो जयललिता के निधन के बाद जिस तरीके से अन्ना द्रमुक के भीतरी संघर्ष हुआ, जिस तरीके से पार्टी का विभाजन हुआ, पनीरसेल्वम अलग गए, ईपीएस अलग गए, तो उस नाते एआईडीएमके वहाँ कमज़ोर हुई है। और जिस तरीके से बीजेपी वहाँ पर आक्रामक रहती है, बीजेपी ने मुख्य विपक्ष की भूमिका कम से कम सुर्खियों में तो ले ली है। अब आप देखिए कि जो किसी भ्रष्ट मंत्री की यहाँ रेड पड़ती है तो डीएमके बीजेपी से भिड़ती है, बीजेपी जवाब देती है। कभी राज्यपाल पर के किसी कदम पर डीएमके भड़कती है तो वो सीधा बीजेपी पर हमला करती है, बीजेपी जवाब देती है। तो लड़ाई वहाँ पर मीडिया की खबरों में कहें तो बीजेपी और डीएमके के बीच होती है। एआईडीएमके परिदृश्य से गायब हो रही है और एआईडीएमके के कई लोगों ने
बीजेपी ज्वाइन भी करी है। दूसरा, बीजेपी ने वहाँ पर क्या किया है कि 36-37 साल के लड़कों को इस बार लोकसभा चुनाव का टिकट दिया, और वो एक अच्छा प्रयोग मैं कह सकता हूँ कि रहा, क्योंकि उनके साथ यूथ है और यूथ काफ़ी कुछ कर रहा है। और बीजेपी शायद बहुत समय पहले से नज़र रख रही थी। खासतौर पर मैं बात करना चाहूँगा चेन्नई फ्लड की। चेन्नई में जब बाढ़ आई और चेन्नई का जो इंफ्रा कैसा है, इसकी पोल दुनिया के सामने खुली, तो देखा कि किस तरीके से चेन्नई जैसे महानगर की जनता त्राहिमाम कर रही थी। तो विनोद पी सेल्वम, जो कि चेन्नई सेंट्रल से लड़ रहे थे, उन्होंने बहुत काम किया था। उन्होंने चाहे वो लोगों के बीच में फूड बांटना हो, चाहे कपड़े बांटना हो, इस तरीके के उन्होंने अभियान चलाया था अपनी यूथ टीम के साथ मिलकर। तो विनोद पी सेल्वम को वहाँ पर टिकट दिया गया। वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। उनका इतना तगड़ा चुनाव था कि दयानिधि मारन, जो कि घर बैठकर चुनाव जीत जाते थे, उनको इस बार धूप में गर्मी में बाहर निकलकर पसीना बहाना पड़ रहा था दयानिधि मारन को। तो ये दिखाता है कि विनोद पी सेल्वम ने अच्छी टक्कर दी है। परिणाम क्या होंगे वो बात की बात है, लेकिन बीजेपी ने आधार एक तैयार करने के लिए दक्षिण में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। और मुझे लगता है कि केरल में भी यही स्थिति रहने वाली है। केरल में भी बीजेपी ने कई बड़े चेहरों को आजमाया है। कई ऐसे नाम जो कि कांग्रेस से आए थे बीजेपी में, कुछ वामपंथी दलों से भी आए थे, उनको उम्मीदवार बनाया गया। बहुत पहले उनके नाम की घोषणा की गई ताकि उनको चुनाव प्रचार का समय मिल जाए। राजीव चंद्रशेखर को भी भेजा गया। अच्छी फाइट दे रहे हैं, अच्छी फाइट दे रहे हैं उनको। तो मुझे लगता है कि दक्षिण में भी बीजेपी को अच्छा खासा इस बार मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि पिछला जो चुनाव था उसमें बीजेपी खाली हाथ रही थी, इस बार खाली हाथ नहीं है। कर्नाटका के अलावा भी बीजेपी को आगे तमिलनाडु से मिल सकती हैं। केरल में भी हो सकता है कि एक आध सीट आ जाए, खाता खुल सकता है, मतलब खाली हाथ नहीं रहेंगे कम से कम। आंध्रा और तेलंगाना। हाँ, आंध्रा में देखिए, आंध्रा में बीजेपी ने समय पर रहते हुए, और जैसा आपने कहा कि शायद वो भांप गए थे कि हवा किस तरफ है, तो चाहे जनसेना हो, चाहे टीडीपी हो, और ख़ासतौर पर जब चंद्रबाबू नायडू को जेल भेजा गया था और जिस तरीके से जेल भेजा गया था उसको लेकर नाराज़गी थी वहाँ पर। और जिस तरीके से जगन मोहन रेड्डी ने सरकार चलाई है और एक खास वर्ग का ही खास तौर पर ध्यान रखा है, तो उसको लेकर नाराज़गी थी। बीजेपी ने वहाँ भी मेहनत की थी। और जनसेना और टीडीपी जो गठबंधन था, मुझे लगता है कि ये राज्य में भी सरकार बनाएंगे, क्योंकि 2 चुनाव में राज्य एक सरकार का और विधानसभा भी, और तो राज्य में भी सरकार बनाएंगे, और सीटें भी लोकसभा की इनकी अच्छी खासी रह सकती हैं। तेलंगाना में बीजेपी पिछली बार से डबल सीटें लाने जा रही है, इसमें कहीं को बीआरएस की जगह ले चुकी है। बीआरएस की जगह ले चुकी है। सीधा भिड़ रही है वहाँ पर बीजेपी। जब सीधा भिड़ती है तो सामने वाले दल से जब टक्कर होती है तो जनता के पास ये होता है कि हमारे पास ये चॉइस है, ये चॉइस है, तीसरी चॉइस की तरफ लोग कम देखते हैं। तो वो बीजेपी ने करा है। और मैं सिर्फ तेलंगाना में हमारे क्या अनुभव रहे उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। मैं अन्य शहरों में, अन्य राज्यों में हमें जो तेलंगाना के लोग मिले, जो कि वहाँ के वोटर भी हैं, उन्होंने भी यही कहा कि हम तो बीजेपी को डाल के आ गए। तो अब वो डाल के आगे जब कह रहे हैं तो वो यानी कि कुछ कर रहे हैं। और मोदी जी का जो अपना एक छवि है, उस छवि के नाते मैं कह सकता हूं कि हम जो पुरुष मतदाता विभाजित है कि मैं इसको वोट दूं, उसको वोट दूं, महिला के मन में कहीं कोई कंफ्यूजन कहीं किसी कोने में, देश के किसी भी कोने में वो नहीं लगा। इवन मुस्लिम महिलाएं तक कहती हैं कि हम तो मोदी जी को वोट डाल के आए हैं, क्योंकि अब 3 तलाक का कानून हटने के बाद हमको इस बात की खुशी है कि पति हमसे अगर लड़ रहा है तो लड़ते लड़ते बस वो एक पॉइंट पर आकर चुप हो जाता है। तो उसको पता है कि उससे आगे बढ़े तो फिर खैर नहीं है। तो वो ये जो ताकत दी है, या ये जो इस पल का एहसास दिया है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। तो ये मुस्लिम महिलाओं के लिए भी एक बड़ी राहत की बात देखी हमने। और मुस्लिम महिलाओं ने ये बात बताई कि पति अब बस बोलते बोलते रुक जाता भैया। तो ये दिखा कि हाँ, फिर तो वोट देंगे जब इतनी बड़ी राहत मिली है। बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। लेकिन सर, हम कार्यक्रम खत्म करें, लेकिन 2-3 अनुभव जो आपको ऐसा लग रहा हो पूरा चुनावी कार्यक्रम जो आपका रहा, उसमें जो सबसे अलग था, सबसे अनूठा था, और आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली में रहकर इस तरीके का हमारा लोकतंत्र है, इसके बारे में आदमी सोच नहीं सकता है। जी देखिए, अब क्या था कि जैसे 2-3 ऐसे विषय थे, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो स्क्रीन पर बोलना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन क्या था कि जैसे लोकतंत्र की खूबसूरती वाली बात, अरुणाचल प्रदेश में जैसे हम यहाँ पर इतना ज़्यादा चुनाव प्रचार कर देखते हैं, पोस्टरबाजी वगैरह, ये सब नहीं है वहाँ पर। और ये सब क्यों नहीं, इसके कारण मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो उसके लिए मेरे पास सबूत होने चाहिए। तो लेकिन हमने वहाँ जाकर वो चीज़ देखी कि ये ऐसे अच्छा इसलिए नहीं है, ये सब चुनाव प्रचार वगैरह ये सब नहीं दिखता है ये। या हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर उस समय जब अरुणाचल प्रदेश में थे हम, तो इस समय उत्तर भारत में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि देखिए तेजस्वी यादव नवरात्र में मछली खा रहा है।
अच्छा, और वहाँ पर हमने अरुणाचल में देखा कि वहाँ पर बीफ पार्टियाँ चल रही थी, वहाँ पर बीफ रेस्टोरेंट हैं, तो वहाँ भी बीजेपी की सरकार थी। तो ऐसे कई सारे हैं। देखिए, और एक चीज़ जो मैंने समझी कि जो हम उत्तर में जो चल रहा होता है उसी को मान लेते हैं कि वो पूरा भारत में सब चीज़ चल रही है, या पूरा भारत उसी को देख रहा है, मान रहा है, समझ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। सब जगह की राजनीति अलग है, सब जगह के मुद्दे अलग हैं। हम यहाँ पर जो टीवी चैनल देखते हैं, समाचार चैनल देखते हैं, वो सिर्फ उत्तर में देखे जाते हैं। वो उनके वहाँ पर व्यूअरशिप नहीं है, वहाँ पर दूसरे उनकी अपनी चैनल्स हैं, वो उनका अपना कंटेंट है, उनको क्या दिखाना है अपने क्षेत्र के हिसाब से वो दिखाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सिक्किम की, तो सिक्किम में एक क्योंकि नतीजे आए थे इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है। सिक्किम में जो मतदाता हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमको बीजेपी कांग्रेस से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हम उनको अपने राज्य में इसलिए नहीं लाना चाहते क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे राज्य का जो ये जो खूबसूरती है ये बिगड़ जाए। उनका कहना है कि बीजेपी कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो यहाँ भी शिमला जैसे, दार्जिलिंग जैसे बड़े बड़े होटल आ जाएंगे, बहुत सारे यहाँ भी पॉल्यूशन हो जाएगा, बहुत सारी अगर डेवलपमेंट के काम होते हैं तो वो जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमने देखा था उत्तराखंड में वो सुरंग धंस गई थी, तो क्योंकि और सिक्किम भी उन राज्यों में शुमार है जहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं और इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो इतना डेवलपमेंट ज़्यादा होगा यहाँ पर तो वो दिक्कत हो जाएगी हमारे लोगों के लिए, और हमारा जो स्वरूप है वो बिगड़ जाएगा। तो हमारा जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे इससे पहले पवन कुमार चामलिंग की सरकार रही हो, चाहे अब जो एसकेएम की सरकार है, तो ये जो लोग हैं ये समझते हैं कि लोगों की क्या आकांक्षाएं हैं, हमारे राज्य को क्या चाहिए, तो वो काम करते हैं। दिल्ली को जब सहयोग देना होता है तो देते भी हैं सहयोग, तो लेकिन हमारे राज्य की असली चीज़ों को ये समझते हैं, तो हम क्षेत्रीय दलों को ही लाएंगे। तो राष्ट्रीय दलों से कोई गुरेज नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा समझते हैं तो ये लाएंगे। तो ये देखा मैंने वहाँ पे क्षेत्रीय दलों को लेकर। तो ऐसे और भी बहुत सारे अनुभव थे। एक आपने बीजेडी का बता ही दिया। जी, बीजेडी का मैं लगभग देश के सभी क्षेत्रीय दलों के कार्यालयों में जा चुका हूँ, मुख्यालयों में जा चुका हूँ, लेकिन बीजेडी का जो कार्यालय था मैंने देखा कि किस तरीके से अत्याधुनिक है, किस तरीके से सब कुछ केंद्रीकृत वहाँ पर चीज़ें हैं, और किस तरीके से चाहे वो बीजेपी का दिल्ली का मुख्यालय हो उससे भी कई मायनों में आधुनिक और बड़ा दिखा मुझे वो। और यहाँ तक कि बीजेपी जैसे कहते हैं कि भाई ठीक है वो हिंदुत्व को आगे रखती है, तो बीजेडी शायद उससे ज़्यादा दिखी मेरे को। एकमात्र ऐसी पार्टी दिखी जिसके मुख्य द्वार पर पहले गणेश जी का बहुत बड़ा मंदिर है ना, ऐसा किसी पार्टी के दफ्तर में नहीं है। आप बीजेपी के ऑफिस चले जाइए, आप कांग्रेस के ऑफिस चले जाइए, किसी पार्टी के नहीं है, आप घुसते के साथ ही गणेश जी का बहुत बड़ा अच्छा सा आकर्षक मंदिर। अच्छा, और महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर की वहाँ पर आकृति रखी हुई है, तस्वीरें लगी हुई हैं, तो आपको लगेगा कि ये जो उड़ीसा की जो संस्कृति है, सभ्यता है, जो इतिहास है, उसको वो झलका रहा है वो बीजेडी का मुख्यालय। और जो चुनाव चिन्ह है, बीजेपी कहती है कमल, और कमल ही लक्ष्मी जी को प्रसन्न करता है। तो आप देखिए बीजेडी का जो चुनाव चिन्ह है शंख है। अच्छा, जब तक शंख नहीं होगा तो पूजा एक हाथ में शंख रहता है, एक हाथ में कमल रहता है जी, तो वो शंख है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी के जो अपने कह सकते हैं कि जो उसकी अपनी पहचान है, जो उसकी जो कई सारी फीचर्स हैं बीजेपी के, वो सारे ऑलरेडी बीजेडी में तभी खैर ये कहीं ना कहीं ये पूरा सप्ताह एक तरीके से चर्चाओं का रहेगा, और अलग अलग मुद्दों पर, खास करके चुनावी मुद्दों पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्ष्य के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।